नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए फाइन ऑर्गेनिक बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और केमिकल्स कंपनी के बारे में जितनी बार में मैं चर्चा का हूँ मतलब जितनी बार मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ उसके बारे में हमेशा एक बात को याद रखना कि केमिकल सेक्टर में जो फिलहाल के लिए जो डिमांड मार्केट में कम है उस डिमांड बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस ने यही कहा कि 2025 से पहले कोई भी केमिकल सेक्टर में डिमांड बढ़ेंगे नहीं। हाँ, धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं मगर उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल डिमांड आएगा नहीं, क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का इस बार सेल्स पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। इसका मतलब कंपनी का डिमांड थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिर भी इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि पहले कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा था और उसको बीट करना अभी भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब तक डिमांड ना बढ़े तब तक कोई भी प्रोडक्ट का ग्रोथ होना, कोई भी प्रोडक्ट के सेल्स का ग्रोथ होना इतना आसान नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 138 करोड़ से 104 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले है। 138 करोड़ से 104 के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अभी कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है। आपको मैं चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक चीज और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो पहले जितना होल्डिंग था 75% का, उसी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। बाकी देखा जाए तो डीएस के पास जो होल्डिंग है वो 11% के आसपास है और साथ ही साथ एफआईएस के पास जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अभी देखिए एफआईएस फिर से धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके से यू टर्न जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है, जो इतने सालों से जो स्लो डाउन था सेक्टर का वो स्लो डाउन अभी खत्म होने वाला है। तो बहुत सारे लोग देखिए जब मार्केट में केमिकल सेक्टर का हालत खराब होना स्टार्ट हुआ था 2022 से लेकर, बहुत सारे लोग उस हाई लेवल में बाय करके रखे हैं और इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा और हर बार कहूंगा कि आप अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है, अगर उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है कि हाँ इस बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट, उसका फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, तो वो कंपनी शायद आपको आज प्रॉफिट ना दे, एक टाइम वो आपको जरूर प्रॉफिट देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आईटीसी बहुत सालों तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। आज अगर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक इंडिया के सबसे बड़े बैंक होने के नाते भी उसमें लास्ट अराउंड 2 साल से 2.5 साल तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उनका कुछ प्रॉफिट भी नहीं दिया। तो इसका मतलब एक ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक बेकार हो गया। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी उसी सिचुएशन को बेसिस में काम करना पड़ेगा। तो फाइन ऑर्गेनिक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव कंपनी है। चाहे कुछ भी हो, मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ। हाँ, मेरे पास अभी भी कोई भी इस कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेडिंग पर्पस में कोई भी होल्ड और ट्रेड नहीं बना, क्योंकि जितने बार वो ट्रेड बना रहे थे वो ऊपर नहीं ब्रेक कर पाए। 5025 जो लेवल है, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है। इस लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। वो बार बार ब्रेक करने का कोशिश करे मगर वो फॉल होकर नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है एक सिचुएशन जो बना है वो सिचुएशन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बना, इस रेंज के बेसिस में मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रेंज यहाँ पे बना, जो बाइंग कैंडल का रेंज बना, ध्यान से इस चीजों को देखना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, 1 2 3 4 यहाँ पे बाइंग कैंडल बना और 4 बाइंग कैंडल में आपको लोअर साइड एंड अपर साइड में टोटल कुल मिलाकर 41% के आसपास टोटल यहाँ पे रेंज बने हैं। और इस रेंज के बेसिस में काम कैसे करना है, जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री, और इस टॉप लेवल में क्या बनेगा, तब बनेगा एग्जिट। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेवल बन चुके हैं। तो एंट्री जब बनेगा तो इस जगह पे जब एंट्री बनेगा तो तब एंट्री लेना चाहिए था, मगर यहाँ पे एंट्री मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जिस स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर किसी भी स्ट्रैटेजीज, कुछ इस तरीके से जो स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करके चलता हूँ, वो स्ट्रैटेजीज का अगर एंट्री प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बने हैं तो उसके ऊपर मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ।
क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में आपको शायद प्रॉफिट फ्यूचर में मिलेगा, मगर वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं, एंट्री यहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 2023 के मार्च में। 1 साल हो गया, कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर चलो 1 साल हो गया तो क्या हुआ? 2 साल में भी प्रॉफिट मिलेगा, तो भी तो 40% का प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज तो आपको 20% रिटर्न तो मिलेगा ना। तो देखिए, मिलेगा ज़रूर। हाँ, आज नहीं तो कल वो दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस कंपनी के ऊपर इस खराब सिचुएशन में, जब कंपनी की इकोनॉमिकली स्लो डाउन है, उस टाइम में निवेश करके मैं खुद का फंड को फँसा कर रखूँ। तो मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ। आप अगर काम करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक शान है, क्योंकि टाटा स्टील बहुत पुराना कंपनी है। 19th सेंचुरी में कंपनी स्टार्ट हुआ और जमशेदजी टाटा ने इस टाटा स्टील का प्लांट को स्टार्टिंग किए, और तब से लेकर बहुत टाटा ग्रुप के जितने सारे बड़े बड़े मैनेजमेंट में सारे व्यक्ति आए, तो इस टाटा स्टील को अच्छी खासा लेवल में ग्रोथ कराया। और टाटा स्टील मैं जरूर कहूँगा एक ऐसे बिजनेस है जो टोटली बाकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से थोड़ा सा हटके है। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील खुद का पूरा के पूरा बिजनेस को चेन सिस्टम में कम्पीट करते हैं। इसका मतलब खुद माइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसको प्रोसेसिंग भी करते हैं, और उसको सेल भी करते हैं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क को कंपनी एक साथ जुड़ कर रखा है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्टली वो सारे प्रोडक्ट्स सारे काम अकेला करते हैं। तो इसीलिए टाटा स्टील के ऊपर हमेशा मैं फोकस रखता हूँ। हाँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे नहीं कि हमेशा आपको हाई ग्रोथेबल रिटर्न देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, और वोलेटिलिटी करके ही वो ऊपर जाएगा। इसका मतलब है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो में चलता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबली मार्केट में कोई भी अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आए, तो डायरेक्टली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी स्टील कंपनी के ऊपर अभी इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आने वाला है उसका एक झलक मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी के रिजल्ट कब आएगा वो तो बताऊंगा, उससे पहले देखिए करीबन 2,40,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ तक सेल्स देखने को मिला। मतलब इस बार सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और उसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आया, उसके पीछे कंपनी का प्रॉफिट सेल में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी का एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का जो मदर बिजनेस है उस बिजनेस से कंपनी का कोई भी लॉसेस नहीं हुआ। लॉसेस कहाँ पे हुआ? कंपनी का आदास इनकम में। तो आदास इनकम में कंपनी का लॉसेस हुआ, जिसका लॉसेस कंपनी को खुद को झेलना पड़ा, और कंपनी का डायरेक्टली जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से डायरेक्टली लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको देखकर चौंकने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन चलता रहता है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो तो ठीक ठाक ही था। लास्ट करंट ईयर में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव में चला गया। फिर भी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है। और रही बात कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करें तो म्यूचुअल फंड से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास जितना होल्डिंग था उतना होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो मैंने जो ट्रेड लिया वो लंबा जर्नी के हिसाब से ट्रेड लिया, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर बेसिकली देखा है तो एक लंबा सा कप विथ हैंडपेंडेंस बना, और लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेकआउट किया। अभी देखिए कंपनी की इस टारगेट पाने में 210 का जो मेरा टारगेट है, इस टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कोई बात नहीं, यहाँ से जर्नी करके अगर इस लेवल तक गए तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है 43% के आसपास। अगर मुझे 2 साल में भी इस टारगेट मिले, और 1 साल में मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2 साल में मिले तो भी मुझे 20% के ऊपर एवरेजली रिटर्न मिलेगा। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैंने जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हूँ, कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं करो। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मैं सिर्फ आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि यही सिखाना चाहता हूँ कि काम कैसा किया जाता है, किस तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर काम करते हैं। तो आप इसको सीख कर काम करिए। प्रीवियस एटलीस्ट 10 साल तक बैक टेस्टिंग करके देखिए कि सही में इस तरीके से पैटर्न्स में कुछ फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा। देखिए फाइनली मुझे एक पैटर्न्स मिला था कफ विद हैंड पैटर्न्स का, और ब्रेकआउट करने के बाद जब रिटेस्ट किया उसके बाद शानदार तरीके से एक टारगेट का अचीव किया, वो भी 19% के आसपास। और ये 19% के आसपास टारगेट कितने दिनों में मिला? ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 60 डेज में इस तरीके से रिटर्न मिला है। तो जब रिटर्न मिला उसके बाद देखिए कंपनी एक सिचुएशन के हिसाब से कफ विद हैंड पैटर्न्स बनने जा रहा है। तो कप विद हैंड पैटर्न जब तक ना बने तब तक कोई भी डिसीजन इसके ऊपर नहीं लेने वाला हूँ। और मज़ेदार बात ये है कि जितने सारे पीएसयू कंपनी है वो लगातार भागते चले जा रहे हैं। उस टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो
बड़े से जो दिग्गज प्राइवेट बैंक है, वो कंपनी में उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं है। तो टाइम ऑफ पीरियड में देखा जाए तो जो प्राइवेट बैंक का ग्रोथ होगा, तब पीएससी बैंक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ एसबीआई के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी का, वो जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बेसिकली एक 860 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जारी किया है। 21 तारीख को कंपनी आपको बोनस देने वाला है, और वो भी 2:1 का, मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर कंपनी देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।